छेद 15(4) के अंतर्गत आरक्षण, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 और अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 के तहत प्रतिबिंबित होता है। उसके बाद आर्थिक न्याय है। ये हमारे संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। उन नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। वो राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय का जो लक्ष्य है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। अगर हमारा पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटिकल साइंस में प्रस्तावना से संबंधित पहला भाग अवश्य देखें, ताकि आपको ये टॉपिक प्रारंभ से अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम हमारे संविधान के अंदर दूसरी जो मुख्य विशेषता थी, या यूं कहें कि संविधान का जो मुख्य उद्देश्य था, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरा मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता का। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था वो स्वतंत्रता की स्थापना करना था। और स्वतंत्रता की बात करें तो प्रस्तावना है वो अपने 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। यानी कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसके अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्रताओं की बात करें तो हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का, और उसी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमें एक अधिकार जो मिला है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक व्याख्यित है। 19 से 22 तक में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो उन्हीं 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में जो हमारे विचार और अभिव्यक्ति ठिकाना की स्वतंत्रता है वो उसी के तहत है। और तो अपने कह सकते हैं हमारी प्रस्तावना का जो लक्ष्य था उसको इंगित करता है अनुच्छेद 19। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है वो हमें अनुच्छेद 25 से 28 तक मिली हुई है। तो अनुच्छेद 25 है वो भी प्रस्तावना के जो धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है उसकी व्याख्या करता है। तो हमारी जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो प्रस्तावना में दी हुई है उसमें अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इन चीज़ को इंगित करता है। उसके बाद प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य है या हमारे संविधान का जो अगला उद्देश्य था वो है समानता। और समानता की अगर बात करें तो प्रस्तावना में
दो तरह की समानता की बात की गई है, एक प्रतिष्ठा की, दूसरी अवसर की। यानी कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे अपने जीवन को उत्थान करने के लिए, और सभी की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाएगा, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तो इसके तहत अगर बात करें तो हमारे संविधान के भाग 3 में हमारे पास एक मौलिक अधिकार भी है जो समानता के अधिकार को इंगित करता है। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक वर्णित है, जिसमें समानता के बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15(4) ये आरक्षण के बारे में प्रावधान करता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये समानता की जो भावना है उसके विरोध में है, जबकि संविधान का यहाँ उद्देश्य है रक्षात्मक विभेद, यानी कि यहाँ संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इस लक्षण को हम क्या बोलते हैं? संरक्षणात्मक विभेद किया गया है, ताकि जो गरीब लोग हैं या जो पिछड़े लोग हैं आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, उनको संरक्षण देके एक समान नागरिक बनाया जा सके, सबके बीच में समानता का जो भेद है, अपने असमानता है, उसको कम किया जा सके। अब महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि प्रस्तावना के ऊपर जो विवाद हुए वो कौन कौन से हैं। तो प्रस्तावना से संबंधित विवाद, ध्यान रखना आरपीएससी सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से उठाती है, इसलिए हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और हमारी प्रस्तावना उससे जुड़े हुए मुख्य रूप से 5 विवाद आते हैं, ठीक है। उन विवादों का हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले विवाद की बात करते हैं। पहला विवाद जिसको बेरुवारी मामला बोलते हैं अपने, बेरुवारी यूनियन मामला, यूनियन मामला। ये मामला 1960 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आया था, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? कि प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। यानी कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय क्या दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय ने यहाँ निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो अनुच्छेद 1 से स्टार्ट होता है मुख्य रूप से, और भाग प्रथम है, ठीक है ना, वहाँ से संविधान स्टार्ट होता है। तो उससे पहले प्रस्तावना दी हुई है संविधान के अंदर। तो बेरुबारी जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना वो संविधान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण मामला आया था। दूसरा जो मामला था वो था गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला ये बेरुबारी मामले के 7 साल बाद 1967 में आया था।
तो इस मामले की अगर बात करें गोलकनाथ मामले की, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक सहमति बनी या सहमति प्रकट की गई प्रस्तावना के प्रति। तो वो सहमति क्या थी, क्या बात पर सहमति बनी कि प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, उनका एक आंतरिक विचार है। ठीक है ना। तो सहमति किस बात पर बनी कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। इस बात को लेकर सहमति प्रकट की गई और ये कहा गया कि संविधान की भाषा जहाँ अस्पष्ट हो जाती है या संदिग्ध हो जाती है, यानी कि जहाँ संविधान यूँ कहें कि मौन हो जाता है या संविधान की जो भाषा है वो अस्पष्ट हो जाती है या फिर संदिग्ध हो जाती है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को जो रास्ता दिखाती है वो प्रस्तावना दिखाती है। तो यानी कि संविधान की भाषा स्पष्ट या संदिग्ध होने पर उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना हमारी सहायता करती है। तो इस बात पर सहमति बनी थी गोलकनाथ मामले के तहत। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण मामला आता है वो आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो सबसे बड़ा वाद रहा है भारतीय इतिहास में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है जिस पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पेपर में आते रहते हैं, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये वाद 1973 में आया था और हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि केशवानंद भारती जी का देहावसान हो चुका है। तो ये करंट न्यूज़ का विषय भी है, इसलिए इस पर प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो इस वाद के अंदर क्या हुआ, केशवानंद भारती वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो 1960 में निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो 1960 का जो वाद था, बेरुबारी वाद, कौन सा वाद, बेरुबारी वाद, उसमें जो निर्णय दिया था, क्या निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उस निर्णय को निरस्त करते हुए स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या है, तो दो चीज़ें सामने आई यहाँ पे इस वाद के अंतर्गत। एक तो क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या है, संविधान का भाग है। दूसरी बात सामने आई कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है। संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। संसद वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। और आपको विदित होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान
संशोधन 1976 में प्रस्तावना में पहली बार एकमात्र अब तक संशोधन किया गया। ठीक, तो इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं: अखंडता, समाजवादी और तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। ये जो 3 शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद था उसका निर्णय आने के बाद ये संशोधन किया गया था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो वाद है इसकी एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस वाद का जो निर्णय आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद का जो निर्णय आया था उसकी डेट याद रखना, पेपर में पूछी जा सकती है। इसका जो निर्णय आया था वो आया था 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 को निर्णय आया था। तो प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। अब इसके अंतर्गत एक बात और भी स्पष्ट की गई थी कि संविधान संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना में संसद है वो संशोधन कर सकती है, लेकिन उसको एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? कि संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट नहीं किया जा सकता। संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसी जो बातें हैं जो हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे से जुड़ी हुई है, हालांकि संविधान के अंदर कहीं भी मूलभूत ढांचे को स्पष्ट नहीं किया गया है, इसकी परिभाषा समय समय पर तय की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते आप। ये भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया। इसमें एक बात और लिखी भी गई थी जो बहुत महत्वपूर्ण है और पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया, लेकिन अनिवार्य भाग नहीं माना। ये ध्यान रखना, अनिवार्य भाग नहीं माना, अनिवार्य भाग नहीं माना। सिर्फ प्रस्तावना वो संविधान का हिस्सा है, लेकिन अनिवार्य हिस्सा नहीं है, अनिवार्य भाग नहीं है उसका। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक वाद और आया था जिसको बोलते हैं SR बम्बई वाद। SR बम्बई वाद, ये वाद आया था 1993 में। और इस वाद में जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, जिनका नाम था रामास्वामी ने अपने पूर्व का निर्णय था जो सुप्रीम कोर्ट का, उसको खारिज करते हुए ये कहा था कि प्रस्तावना, बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, अगर आपने उत्तर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कर दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा SR बम्बई वाद 1993, क्योंकि जो 1973 का वाद था उसमें सिर्फ ये बात कही गई थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अनिवार्य भाग नहीं है। और अनिवार्य भाग यानी कि अभिन्न अंग किस वाद में स्पष्ट किया गया था? SR बम्बई वाद में।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व रखती है। उसके बाद एक वाद आया था रघुनाथ राव मामला। रघुनाथ राव मामला आया था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीज़ें प्रस्तावना के द्वारा स्पष्ट की थी, यानी कि इस वाद में भी प्रस्तावना पर निर्णय हुए थे, प्रस्तावना पर, और 3 बातें स्पष्ट हुई थी। उन 3 बातों को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी बातें हैं वो रघुनाथ राव मामले से जुड़ी है। उसकी पहली बात है कि प्रस्तावना है वो शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना है वो शक्ति का स्रोत नहीं है, यानी कि संसद को इससे कोई शक्ति नहीं मिलती है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की जो भाषा जहाँ पे स्पष्ट न हो या कोई संदिग्ध मुद्दा हो वहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से रास्ता दिखाती है। ये प्रस्तावना है वो शक्ति का स्रोत नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात की गई थी कि इस प्रस्तावना के द्वारा या प्रस्तावना के आधार पर विधान मंडलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। विधान मंडल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तीसरी जो बात आई थी इस वाद के अंदर वो ये आई थी कि यदि कोई असंदिग्ध मामला हो, क्या हो, यानी कि ऐसी संदिग्ध परिस्थिति हो